हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ इस महीने की कुरुक्षेत्र मैगजीन की एक महत्वपूर्ण आर्टिकल को डिस्कस करूंगा। यह जो आर्टिकल है वह बीपीएससी की आगामी मुख्य परीक्षा के लिए काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर इस महीने के आप कुरुक्षेत्र मैगजीन को देखेंगे तो इसमें से दो आर्टिकल जो है वह बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक आर्टिकल जैविक कृषि से संबंधित है और दूसरा आर्टिकल कृषि के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की भूमिका से संबंधित है। तो इसमें आज की इस वीडियो में मैं कुरुक्षेत्र मैगजीन की एक महत्वपूर्ण आर्टिकल जैविक कृषि से संबंधित है उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। जैविक कृषि भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में क्या संभावनाएं हैं, जैविक कृषि क्यों आवश्यक है, भारत में किन किन क्षेत्रों में जैविक कृषि की जा रही है और जैविक कृषि से संबंधित क्या प्रमुख चुनौतियां विद्यमान हैं, इन सभी टॉपिक पर आज की इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। अगर ओवरऑल जैविक कृषि को देखा जाए तो आज का वीडियो जैविक कृषि से संबंधित यह इंपॉर्टेंट वीडियो है और इसमें सभी पक्षों को डिस्कस किया गया है। अगर आप बीपीएससी मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखेंगे तो बीपीएससी मुख्य परीक्षा की सिलेबस के अंतर्गत जीएस पेपर 2 सेक्शन 2 ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है उसके अंतर्गत यह टॉपिक आएगा जैविक कृषि। तो हेडलाइन है जैविक खेती वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाएं, यानी कि जैविक कृषि की वर्तमान स्थिति क्या है और भविष्य में इसको लेकर क्या क्या संभावनाएं विद्यमान हैं। ठीक है, तो आइए जैविक कृषि से संबंधित आर्टिकल डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। फिर से मैं कह रहा हूं यह काफी महत्वपूर्ण आर्टिकल है जैविक कृषि से संबंधित। ठीक है, इसमें सभी पक्षों को काफी बेहतर तरीके से डिस्कस किया गया है। स्टार्टिंग किया हुआ है नियोजित आर्थिक विकास के 7 दशकों के दौरान भारत ने कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। नियोजित आर्थिक विकास का मतलब हो गया कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत ने अर्थव्यवस्था को नया स्वरूप प्रदान करने के लिए प्लान्ड इकोनॉमी नियोजित आर्थिक विकास पर जोर दिया, जिसके अंतर्गत 5 वर्ष के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया और उसके अंतर्गत 5 वर्षों में कौन कौन से हमें महत्वपूर्ण लक्ष्य पर काम करने हैं उसका लक्ष्य निर्धारित करके नियोजित आर्थिक विकास के माध्यम से कार्य किया गया। और आजादी से लेकर जो वर्तमान समय तक का दौर रहा है, 7 दशक का दौर रहा है, इसमें कृषि के क्षेत्र में भारत ने काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है, काफी उल्लेखनीय प्रगति की है। देश में खाद्यान्न उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है इन 7 दशकों के दौरान। जो 1950-51 में 50.8 मिलियन टन या खाद्यान्न उत्पादन होता था वह 2022-23 में 329.7 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन बढ़कर हो गया। इसे आप चार्ट के रूप में याद कर लीजिए। 1902 डायग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, एक 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन और दूसरा है 2022-23 में खाद्यान्न उत्पादन। 1950-51 में खाद्यान्न उत्पादन 50.8 मीट्रिक टन होता था और 2022-23 में बढ़कर कितना हो गया 329.7 मिलियन टन। ठीक है, यह आपको डायग्राम याद रखना है। खाद्यान्न उत्पादन में इस प्रकार से वृद्धि दर्ज की गई है। देश में कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि मुख्य रूप से हरित क्रांति के बाद की अवधि के दौरान उच्च उपज वाले बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के बढ़ते उपयोग के माध्यम से हासिल हुई है। प्रश्न उठता है कि आखिर 1950-51 से लेकर 22-23 तक के दौरान आखिर ऐसा कृषि के क्षेत्र में क्या अपनाया गया कि यह जो खाद्यान्न उत्पादन है उसमें वृद्धि हुई है। तो उस खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण रहा है कि हरित क्रांति के बाद की अवधि में उच्च उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया गया और कीटनाशकों का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया, जिसके कारण खाद्यान्न उत्पादन लगभग 5 से 6 गुना बढ़कर हो चुका है आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक। हालांकि इन आदानों ने, आदान का मतलब होता है इनपुट, यानी कि इनपुट का मतलब हो गया कीटनाशक का प्रयोग, रासायनिक उर्वरक, उच्च उपज वाले बीजों, इन आदानों ने, इन इनपुट ने उपज बढ़ाने में योगदान दिया, लेकिन साथ ही मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चिंताएं बढ़ा दी। यानी कि हरित क्रांति के कारण खाद्यान्न उत्पादन में बेशक वृद्धि हुई, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव हमें देखने को मिला, मानव स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिला और पारिस्थितिकी तंत्र भी नकारात्मक तरीके से प्रभावित हुई है।
हरित क्रांति के बाद के काल में रासायनिक आदानों के अंधाधुंध और अत्यधिक उपयोग ने लंबे समय में कृषि की सततता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी है, जिससे सतत कृषि प्रथाओं के विकल्प को बढ़ावा मिला है। यानी कि हरित क्रांति के पश्चात जिस प्रकार से कृषि के क्षेत्र में रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया, कीटनाशकों का प्रयोग किया गया, इसके कारण कृषि के बारे में अनिश्चितताएं विद्यमान हो गई, चिंताएं विद्यमान हो गई, और जिसके कारण एक विकल्प की तलाश की जाने लगी, और उसी विकल्प के रूप में जैविक कृषि एक महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में इमर्ज हुआ। तो जैविक कृषि क्यों इमर्ज हुआ, इसका बैकग्राउंड इस एक पैराग्राफ में आपको स्पष्ट हो चुका है। ठीक है, अब आगे आइए, जैविक कृषि की आवश्यकता एवं लाभ। देखिए यहाँ पर 7-8 पॉइंट के माध्यम से बताया गया है। ठीक है, तो 7-8 पॉइंट के माध्यम से जैविक कृषि की क्यों आवश्यकता है और जैविक कृषि के क्या लाभ हैं, इसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, भारत में जैविक कृषि को अपनाना कई कारणों से जरूरी है। यानी कि भारत में जैविक कृषि को अपनाए जाने के कई कारण हैं। इसके अनेक लाभ हैं जो पर्यावरण, समाज और अर्थव्यवस्था के समग्र कल्याण में योगदान देते हैं। यानी कि जैविक कृषि के कारण ऐसे कई सारे लाभ मानव जीवन को होते हैं, जिसके कारण समाज भी प्रभावित होता है सकारात्मक रूप से, और अर्थव्यवस्था में भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे पहला क्या बेनिफिट है, पहला जैविक खेती जैव विविधता को बढ़ावा देती है। आप लोग पेज और कॉपी खोले रखिए और कॉपी कलम और लिखते जाइए जैविक कृषि के लाभ। पहला लाभ है जैविक खेती जैव विविधता को बढ़ावा देती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी में वृद्धि होती है जैविक कृषि के कारण। दूसरा जैविक कृषि मिट्टी के स्वास्थ्य का संरक्षण करती है। यह दूसरा लाभ हो गया कि जैविक कृषि से मृदा जो है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होती है, मृदा की गुणवत्ता बरकरार रहती है। देखिए, अगर आप रासायनिक उर्वरक का कृषि में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाएगा तो मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास देखने को मिलेगी और मिट्टी की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होगी। लेकिन रासायनिक उर्वरक के बजाय अगर जैविक खेती के माध्यम से जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा तो मिट्टी का जो स्वास्थ्य है और मिट्टी की गुणवत्ता जो है वह नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होगी और मिट्टी की गुणवत्ता बरकरार रहेगी। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण लाभ है जैविक खेती करने के। तीसरा, कृत्रिम कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग न किए जाने से जल प्रदूषण कम होता है। स्वाभाविक है कि जैविक कृषि में जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, रासायनिक कीटनाशक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग नहीं किया जाएगा, तो इसके कारण जल प्रदूषण भी कम होता है। यानी कि तीसरा बेनिफिट हो गया जैविक कृषि से कि जल प्रदूषण न के बराबर होता है। ठीक है, जिससे कृषि की दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित होती है। तो यह तीसरा लाभ है जैविक कृषि का। अगला है, इसके अलावा जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से एक तरफ किसानों का खेती की तरफ रुझान लौट रहा है तो दूसरी तरफ इससे किसानों की समृद्धि में योगदान मिलता है। यानी कि जैविक कृषि करने के चौथा बेनिफिट क्या है कि किसान समृद्ध होते हैं और किसानों की समृद्धि का अवसर मिलता है। कैसे? अगर रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किए जाएंगे तो उनको रासायनिक उर्वरक खाद खरीदना पड़ेगा, तो उसको आउटपुट जो है वह ज़्यादा कृषि में लगाना पड़ेगा। लेकिन जैविक कृषि के माध्यम से आप देखेंगे कि जैविक उर्वरक क्या है, यह गांव घर में ही जैविक उर्वरक तैयार होता है, सड़े गले जो पदार्थ हैं वही जैविक उर्वरक का काम करते हैं। तो इससे एग्रीकल्चर में आउटपुट कम देना पड़ेगा किसानों को, तो इससे क्या होगा कि किसानों की समृद्धि बढ़ेगी। तो जैविक कृषि का यह भी एक महत्वपूर्ण लाभ है। अगला पॉइंट है, जैविक खेती इनपुट लागत को कम करती है और किसानों को बेहतर बाजार पहुंच के अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें आर्थिक स्थिरता प्रदान करती है। पर्यावरण अनुकूल और रसायन मुक्त उत्पादों की बढ़ती मांग प्रीमियम मूल्य दिलाती है और इस प्रकार बेहतर आय और बाजार पहुंच प्रदान करती है। यानी कि जैविक कृषि जो है वह किसानों को बेहतर आय प्रोवाइड करती है और बाजार पहुंच भी सुनिश्चित करती है। तो आपको इसी पॉइंट में इसको डिफाइन करना होगा कि किसानों की समृद्धि में योगदान मिलता है, तो जैविक कृषि के माध्यम से किसानों को बेहतर आय की भी प्राप्ति होगी और बाजार पहुंच भी आसानी से उन्हें मिल पाएगा। रासायनिक
आदानों पर निर्भरता कम होने से कृषक समुदाय के समग्र स्वास्थ्य में सुधार होता है। यह छठा पॉइंट है जैविक कृषि के लाभ। क्या है पॉइंट कि अगर इसमें रासायनिक उर्वरक का कम से कम प्रयोग किया जाएगा तो कहीं ना कहीं जो किसानों का जो स्वास्थ्य है वह भी नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या होता था कि रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करते थे तो खाद्यान्न जो है उसमें कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से वह हमारे स्वास्थ्य पर असर डालता था। लेकिन अब जैविक उर्वरक का प्रयोग किया जाएगा, रासायनिक इनपुट का यूज कम किया जाएगा, तो इससे किसानों का स्वास्थ्य भी है वह धीरे धीरे उसमें स्वास्थ्य में भी सुधार देखने को मिलेगा। 6 पॉइंट हो गए हैं आपको जैविक कृषि के लाभ। अगला है जैविक खेती उपभोक्ताओं को स्वस्थ और सुरक्षित भोजन का विकल्प प्रदान कर महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। यह हो गया जैविक कृषि का 7वां लाभ कि जैविक कृषि के माध्यम से उपभोक्ताओं को, नागरिकों को, किसानों को, ग्रामीणों को, सभी व्यक्तियों को, देशवासियों को सुरक्षित भोजन का विकल्प मिल पाता है और यह हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। जैविक उत्पाद रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं और उनमें अक्सर उच्च पोषण मूल्य होता है जो उपभोक्ताओं के बेहतर समग्र स्वास्थ्य में योगदान देता है। यानी कि जो जैविक उत्पाद होते हैं जिनका प्रयोग करके जैविक कृषि की जाती है वे रासायनिक अवशेषों से मुक्त होते हैं, उसमें केमिकल पाउडर वगैरह का प्रयोग नहीं किया जाता है और इसके कारण पोषण मूल्य उसमें बेहतर स्तर के होते हैं, बेहतर क्वालिटी की होते हैं और यह स्वास्थ्य पर सकारात्मक असर डालता है। तो 7 पॉइंट यहां से जैविक कृषि के लाभ आपको मिल चुके हैं। ठीक है, जैविक कृषि की प्रथाएं प्राकृतिक आदानों और टिकाऊ तरीकों पर जोर देती है जिसके परिणाम स्वरूप पोषक तत्वों से भरपूर फसलें उत्पन्न होती हैं और जिनमें अक्सर विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का उच्च स्तर मिलता है। यानी कि जैविक कृषि जो होगी तो जैविक कृषि के माध्यम से ऐसे हमें खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएंगे जिनमें पोषक तत्व भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगी, उनमें विटामिन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा, खनिज लवण की मात्रा भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहेगी और एंटीऑक्सीडेंट का भी उच्च स्तर उसमें देखने को मिलेगा। इसके अलावा जैविक उत्पादों में आनुवंशिक रूप से संशोधित जीवों की अनुपस्थिति प्राकृतिक और असंशोधित खाद्य उत्पादों के लिए उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के अनुरूप होती है। ठीक है, अगले पॉइंट पर हम लोग आ रहे हैं। यह 8वां पॉइंट होगा आपका जैविक कृषि के लाभ। पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देकर जैविक खेती न केवल किसानों और उपभोक्ताओं का कल्याण करती है बल्कि भारत के समग्र पारिस्थितिकी संतुलन में भी योगदान देकर एक लचीले और टिकाऊ कृषि भविष्य का समर्थन करती है। जैविक कृषि का 8वां लाभ हो गया कि जैविक कृषि के माध्यम से जो भारत का जो एक पारिस्थितिकी संतुलन है वह भी सकारात्मक रूप से प्रभावित होता है और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह असंतुलित नहीं होता है और इसके कारण एक लचीले और टिकाऊ कृषि व्यवस्था भारत में डेवलप होने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से जैविक कृषि के कुल 8 पॉइंट में आपको यहाँ पर लाभ बताया गया है। सरकारी स्तर पर जैविक खेती को बढ़ावा देना पर्यावरण संरक्षण लक्ष्यों के अनुरूप है और सतत विकास में योगदान करता है। यानी स्वाभाविक है कि अगर जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे हमारा पर्यावरण भी संरक्षण होगा और नकारात्मक रूप से पर्यावरण प्रभावित नहीं होगी। यह संभावित रूप से जैविक उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोलता है जिससे देश के कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। यानी कि आप इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे तो जैविक खेती की काफ़ी अधिक डिमांड है और भारत में अगर जैविक कृषि का बेहतर यूज किया जाता है, जैविक कृषि का बड़े स्तर पर जैविक कृषि यहाँ पर खेती की जाएगी तो कहीं ना कहीं कृषि निर्यात में भी वृद्धि होगी। तो आप 9वां पॉइंट के रूप में लिख सकते हैं कि जैविक खेती जो है, जैविक कृषि वह भारत में कृषि निर्यात का दरवाजा खोलेगा और इससे कृषि निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिल सकती है। तो जैविक खेती के लाभ के 9 पॉइंट यहाँ पर हो गए हैं। जैविक खेती पर जोर भारत में रासायनिक अवशेषों से संबंधित सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं को भी संबोधित कर सकता है जिससे संभावित स्वास्थ्य देखभाल लागत में बचत हो सकती है। कुल मिलाकर भारत में जैविक खेती को व्यापक रूप से अपनाना एक समग्र समाधान प्रस्तुत करता है जो पर्यावरण
आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य हित में सामंजस्य स्थापित करता है। हमने 9 पॉइंट के माध्यम से जैविक कृषि की आवश्यकता, जैविक कृषि को लाभ को देखा और ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत में जैविक खेती को अपनाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे पर्यावरण भी मजबूत होता है और आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह काफी सकारात्मक असर डालता है। तो कुल मिलाकर जैविक कृषि की आवश्यकता और इसके लाभ को हमने यहाँ पर संक्षिप्त रूप में समझा। अब आइए जो काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है वह है जैविक कृषि की स्थिति, यानी कि भारत में जैविक कृषि की क्या स्थिति है, कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जैविक कृषि की जा रही है और भारत सरकार की जैविक कृषि को लेकर क्या रणनीति है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। भारत में जैविक खेती प्रणाली की एक समृद्ध ऐतिहासिक नींव है जो प्राचीन काल से चली आ रही है। भारत में आप देखेंगे कि आप खुद ही सोचिए कि पहले प्राचीन समय में जब केमिकल नहीं होते थे, खाद नहीं होता था, रासायनिक उर्वरक नहीं होते थे, तो किस प्रकार से भारत में खेती की जाती होगी। तो स्वाभाविक है कि जिस दौर में भारत में रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक, बीजनाशक आदि का प्रयोग नहीं होता था, आदि मार्केट में नहीं प्रचलित था, उस समय उस दौरान भारत में जो खेती की जाती थी वह जैविक खेती ही की जाती थी। तो प्राचीन काल से भारत में जैविक कृषि की प्रणाली लंबे समय से चली आ रही है। इसकी उत्पत्ति उन पारंपरिक कृषि प्रथाओं से पता लगाई जा सकती है जो सहस्त्र शताब्दियों के दौरान असंख्य गांवों और कृषि समुदाय में विकसित हुई है। पश्चिमी दुनिया में जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग के कारण आधुनिक मानकों पर आधारित जैविक कृषि ने हाल में गति पकड़ी है। ऐसे देखा जाए तो भारत में प्राचीन समय से जैविक खेती की पद्धति प्रचलित रही है, लेकिन हाल के दिनों में इंटरनेशनल लेवल पर देखा जाए तो जैविक उत्पादों की डिमांड में वृद्धि हुई है और स्वाभाविक है कि अगर इंटरनेशनल लेवल पे जैविक उत्पाद होंगे, उसकी डिमांड में अगर वृद्धि होगी तो नए ट्रेंड के अनुसार, नई मांग के अनुसार और जो वैश्विक स्थितियां हैं उसके अनुरूप नए तरीके से हमें जैविक खेती पर फोकस करना पड़ेगा और भारत में इसीलिए नए तरीके से जैविक कृषि पर फोकस किया जा रहा है। 2001 में शुरू किए गए राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी यहाँ पर शॉर्ट रूप आया है, आप इसे समझिए एनपीओपी क्या होता है। कुछ नए वर्ड, जैसे मान लेते हैं कि आप लोग कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो और कोई भी एक नया वर्ड अगर आपको मिले तो तुरंत आप इंटरनेट ऑन करिए और गूगल में सर्च करिए कि आखिर यह वर्ड है क्या। ठीक है, तो एनपीओपी इसका पूरा नाम है, यहाँ लिखा हुआ हिंदी में, मैं उसे इंग्लिश कर दे रहा हूँ। इसका फुल फॉर्म एनपीओपी आपको जानना भी आवश्यक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। हिंदी में यहाँ पर लिखा हुआ है राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम एनपीओपी। नेशनल, एन से नेशनल, पी से प्रोग्राम, ओ से ऑर्गेनिक और पी से प्रोडक्शन, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन। ठीक है, तो 2001 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई है एनपीओपी। इसने देश में जैविक कृषि क्षेत्र के व्यवस्थित विकास की नींव रखी है, यानी कि 2001 ईस्वी में सरकार के द्वारा एनपीओपी की स्थापना की गई और इसने देश में जैविक कृषि के विकास की एक व्यवस्थित नींव को तैयार किया है। एनपीओपी को भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एपीडा के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये एपीडा क्या है। आइए एपीडा के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एपीडा को अगर इंग्लिश में देखा जाए तो APEDA एपीडा कहा जाएगा। ठीक है, इसका इंग्लिश ए से एग्रीकल्चरल, पी से प्रोसीड, एफ से फूड, APEDA प्रोसीड फूड हो गया, पी से एग्रीकल्चरल एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट्स, ई से एक्सपोर्ट, डी से डेवलपमेंट और ए से अथॉरिटी। ठीक है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, आप लोग लिख लीजिए। एपीडा का मतलब है कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। ठीक है, तो यह एक अथॉरिटी है जो कि कृषि निर्यात से संबंधित वस्तुओं पर बल देता है और इसी के तहत एनपीओपी का भी क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, तो एनपीओपी जैविक कृषि प्रक्रियाओं के विभिन्न पहलुओं की मान्यता और प्रमाणन के लिए एक संस्थागत ढांचा हमें प्रदान करता है। विशेष रूप से उत्पादन और मान्यता के लिए एनपीओपी मानकों ने अमेरिका,
EU, यूरोपीय संघ, स्विट्जरलैंड जैसे देशों सहित अंतर्राष्ट्रीय मान्यता इसने अर्जित की है। और NPOP को 2004 में विनियमन अधिनियम के तहत विदेश व्यापार विकास के दायरे में लाया गया था और इस अधिनियम के अनुसार किसी भी जैविक उत्पाद का भारत से तब तक निर्यात नहीं किया जा सकता जब तक कि यह NPOP के तहत प्रमाणित ना हो। यानी कि स्वाभाविक है कि जब सरकार के द्वारा 2001 ईस्वी में NPOP स्थापना की गई तो सरकार का यही महत्वपूर्ण टारगेट था कि जैविक कृषि का यहाँ पर व्यवस्थित विकास किया जाए और जैविक उत्पादों का तब तक निर्यात नहीं किया जाएगा जब वह उत्पाद NPOP के तहत प्रमाणित या रजिस्टर्ड नहीं होगा। तो सरकार के द्वारा जैविक कृषि के विकास की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम रहा 2001 ईस्वी में NPOP का गठन करना। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण प्रयास सरकार के प्रयास में आप इसे जोड़ लीजिए। अगला पॉइंट, देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 2004 में स्थापित राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एक नोडल संगठन है। यानी कि 2001 ईस्वी में NPOP के गठन करने के पश्चात पुनः नए सिरे से 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एक नोडल संगठन की स्थापना की गई। 2022 में इसका नाम बदलकर राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कर दिया गया है। ठीक है, यानी कि 2004 ईस्वी में सरकार के द्वारा राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र का गठन किया गया जिसका नाम बदलकर 2022 में राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कर दिया गया है। यह अपने 5 क्षेत्रीय केंद्रों के साथ जैविक, प्राकृतिक और पुनर्योजित कृषि विधियों सहित रसायन मुक्त टिकाऊ कृषि प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएं आयोजित करके और उन्हें जानकारी प्रसारित करके हितधारकों की क्षमता निर्यात पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, तो सरकार के 2 महत्वपूर्ण प्रयास अभी हमने देखा जो कि जैविक खेती के व्यवस्थित विकास के लिए है। पहला 2001 ईस्वी में NPOP का गठन और दूसरा 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र एक नोडल संगठन का गठन जिसका 2022 ईस्वी में नाम बदलकर राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र कर दिया गया। ये 2 महत्वपूर्ण प्रयास हैं। ठीक है, सरकार के प्रयास। अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग स्पेस छोड़ दें, सरकार के प्रयास कुछ और भी अंत में डिस्कस किया गया है जिसे मैं बोलूंगा तो आप लोग यहाँ पर ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा स्पेस आप लोग छोड़ दें। अब अगला पॉइंट जो सबसे महत्वपूर्ण है वह जैविक खेती के अंतर्गत क्षेत्र, यानी कि वर्तमान समय में भारत में जैविक खेती कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर की जाती है। जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा देश है। यानी कि पूरे विश्व में अगर आप कंट्री वाइड डिवाइड करेंगे तो ऊपर से जहाँ पे सबसे ज़्यादा जैविक कृषि की जाती है उनमें 6ठे नंबर पर, ऊपर से 6ठे नंबर पर आता है भारत। वर्तमान में जैविक खेती का शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र का लगभग 2.4% या तो प्रमाणित है या रूपांतरण प्रक्रिया में है। 31 मार्च 2023 को जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत पंजीकृत जैविक प्रमाणीकरण का कुल क्षेत्रफल देश में 101.72 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। यानी कि अगर आप देखें तो विश्व में जैविक कृषि के मामले में भारत जो है वह 6ठे स्थान पर है और भारत में वर्तमान समय में 31 मार्च 2023 तक जितने महत्वपूर्ण क्षेत्रफल पर जैविक कृषि की जाती है तो कुल क्षेत्रफल है 101.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्रों पर भारत में जैविक कृषि की जा रही है। इनमें से लगभग 54 लाख हेक्टेयर में खेती की जाती है और लगभग 47-48 लाख हेक्टेयर वन उत्पाद संग्रह की जाती है। छत्तीसगढ़, देखिए अब आपको यहाँ पर मैं स्टेट वाइज बता रहा हूँ, ये चार्ट है, चार्ट आप लोग इसे ध्यान में रखेंगे। देखिए यहाँ पे चार्ट बन गया। भारत में सबसे ज़्यादा जो जैविक खेती की जाती है, अभी हमने बताया कि विश्व में 6ठे नंबर पर है भारत और पूरे भारत वर्ष में 101.72 लाख हेक्टेयर यहाँ पर जैविक कृषि की जाती है। इतने क्षेत्रफल पर उनमें सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, चौथे नंबर पर राजस्थान और 5वें नंबर पर गुजरात है। ये टॉप 10 स्टेट है जहाँ पर जैविक खेती की जाती है। और आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि जो जैविक खेती की जा रही है, जो टॉप 10 में जितना स्टेट शामिल हैं उन सभी स्टेट को अगर देख लिया जाए तो पूरे भारत में अन्य स्टेट में जितने, पूरे भारतवर्ष में जितने जैविक खेती की जाती है उसका 94%
सिर्फ इन टॉप 10 स्टेट में की जाती है। इसे मैं यहाँ पर आपको पढ़कर बता रहा हूँ। छत्तीसगढ़ अपने विशाल वन उत्पाद संग्रह क्षेत्र के चलते अग्रणी धावक के रूप में उभरा है, यानी कि छत्तीसगढ़ फर्स्ट नंबर पर है, जो जैविक खेती के तहत देश के कुल क्षेत्रफल का 32% योगदान देता है। यानी कि पूरे देश में जितना जैविक खेती की जाती है उसका 32.5% सिर्फ और सिर्फ अकेले कौन करता है? छत्तीसगढ़ करता है। पहले नंबर पर छत्तीसगढ़ 32.5%। इसके बाद मध्य प्रदेश आता है 22.8%, लगभग 23% मध्य प्रदेश आता है। फिर महाराष्ट्र है, राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल और उड़ीसा है। शीर्ष 10 राज्य देश में जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 94% हिस्सा इन 10 राज्यों में है। यानी कि पूरे देश भर में जितना जैविक कृषि से संबंधित खेती की जाती है उसका 94% सिर्फ इन टॉप 10 स्टेट में ही 94% खेती हो जाती है। तो इसी से आप आंकड़ा लगा सकते हैं। यहाँ पे लिस्ट याद कर लीजिए। टॉप में देखा जाए तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात शामिल है। ठीक है। शीर्ष 10 राज्य देश में जैविक खेती के तहत कुल क्षेत्रफल का लगभग 94% हिस्सा इन 10 राज्यों से कवर होती है। सिक्किम 2016 से पूरे विश्व में पूरी तरह से जैविक खेती करने वाला पहला राज्य बन गया है। त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों ने भी इसी तरह के लक्ष्य निर्धारित किए हैं। ऐतिहासिक रूप से उत्तर पूर्व भारत ने देश के बाकी हिस्सों की तुलना में काफ़ी कम रासायनिक खपत के साथ जैविक प्रथाओं का पालन किया है। इसी तरह आदिवासी और द्वीप क्षेत्रों में जैविक अभियानों को संरक्षित और बढ़ावा देने के प्रयास चल रहे हैं। यानी कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वह जैविक खेती के मामले में काफ़ी तेज़ी से प्रगति कर रहा है। और अब सरकार की कोशिश है कि चाहे वह आदिवासी क्षेत्रों या फिर द्वीपीय क्षेत्रों, वहाँ पर भी जैविक खेती को प्रोत्साहन दिया जाए और जैविक खेती के विकास को वहाँ पर भी बल दिया जाए। ठीक है। यह चार्ट आपने डायग्राम के माध्यम से समझ लिया है। अब आइए जैविक उत्पादन। भारत अपनी विविध समुद्री जलवायु परिस्थितियों के साथ व्यापक पैमाने पर जैविक उत्पादों की खेती करने की महत्वपूर्ण क्षमता से संपन्न है। विभिन्न क्षेत्रों में जैविक खेती की अंतर्निहित परंपरा की उपस्थिति इस क्षमता को और बढ़ाती है। यह सांस्कृतिक विरासत न केवल अद्वितीय आयाम को जोड़ती है बल्कि जैविक उत्पादकों के लिए लाभप्रद आधार भी प्रदान करती है। भारत ने वर्ष 22-23 के दौरान जैविक खेतों और जंगली क्षेत्रों दोनों से 2972.32 मीट्रिक टन उत्पादन हासिल करके एक सराहनीय मील का पत्थर हासिल किया है। इन उत्पादन में विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ जैसे अनाज हैं, दाल है, बाजरा है, तिलहन, चाय, कॉफ़ी, फल, सब्जी, मसाला आदि प्रसंस्कृत भोजन भी इनमें शामिल है। जैविक उत्पादन केवल खाद्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि जैविक कपास, फाइबर, औषधीय एवं हर्बल सुगंधित पौधों की खेती को भी शामिल कर अपनी पहुंच बढ़ाई है। देखिए यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है कि जैविक उत्पादन का मतलब सिर्फ खाद्य पदार्थों का उत्पादन नहीं हुआ। जैविक उत्पादन का मतलब हो गया जैविक कपास का उत्पादन, औषधीय पदार्थों का उत्पादन, हर्बल सुगंधित पौधों की खेती, फाइबर की खेती आदि भी इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है। तो अगर कहा जाता है कि भारत में इतने क्षेत्रफल में जैविक उत्पादों की उत्पादन की जाती है, तो जब जैविक उत्पादन की चर्चा आएगी तो सिर्फ आप खाद्य वस्तुओं का उत्पादन नहीं समझेंगे बल्कि जैविक कपास, फाइबर, औषधीय और हर्बल सुगंधित पौधों की खेती को भी आप लोग इसमें इंक्लूड करेंगे। जैविक प्रथाओं के प्रति भारत की प्रतिबद्धता न केवल उत्पादन की भारी मात्रा बल्कि उत्पाद श्रेणियों के व्यापक स्पेक्ट्रम में भी दिखाई देती है। ठीक है। अब यहाँ पर आपको फिर से एक डायग्राम के माध्यम से समझने का अवसर मिलेगा। देखिए, सबसे अधिक जैविक उत्पादन वाले भारत के शीर्ष 10 राज्य। ठीक है। यहाँ जैविक उत्पादन वाले 10 राज्य देखा गया है। ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, पीछे अभी हमने देखा जैविक क्षेत्र वाले 10 राज्य की चार्ट थी, वह क्षेत्रफल था वहाँ पे, और यहाँ पर है जैविक उत्पादन वाले भारत के राज्य। फिर से आप लोग देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन ना हो।
देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, भारत में सबसे अधिक जैविक क्षेत्र वाले 10 राज्य, उनमें हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात को देखा था। यह जैविक क्षेत्रफल वाले 10 राज्य है और यहाँ पर है जैविक उत्पादन वाले 10 राज्य। ठीक है, इन दोनों चार्ट को आप लोग तैयार कर लें अपने नोट्स में। सबसे ज़्यादा जो जैविक उत्पादन किए जाते हैं उनमें मध्य प्रदेश फर्स्ट नंबर पे आता है, महाराष्ट्र सेकंड नंबर पे, राजस्थान थर्ड नंबर पे, 4 नंबर पे कर्नाटक और 5 नंबर पे उत्तर प्रदेश इसमें शामिल है। ठीक है, तो ये चार्ट आप लोग समझ लेंगे। अब आइए जो महत्वपूर्ण है जैविक उत्पादों का निर्यात और इसके बाद हम लोग चुनौतियां को देखेंगे। ये दोनों पॉइंट महत्वपूर्ण है। जैविक उत्पादों का निर्यात हम लोग यहाँ पर समझते हैं। ग्रामीण स्तर पर जैविक खेती की समृद्ध परंपरा और विविध कृषि जलवायु स्थितियां वैश्विक स्तर पर जैविक उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने में भारत को एक प्रमुख खिलाड़ी बनाती है। यानी कि स्वाभाविक है कि अगर वैश्विक स्तर पर डिमांड में वृद्धि होगी तो भारत एक नए प्लेयर के रूप में इंटरनेशनल लेवल पे इमर्ज कर सकेगा। भारत में जैविक खेती मुख्य रूप से निर्यात गहन है। निर्यात गहन का मतलब हो गया कि निर्यात ओरिएंटेड, यानी कि भारत में जो जैविक खेती की जाती है मुख्यतः एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। वित्तीय वर्ष 22-23 के दौरान भारत का जैविक निर्यात प्रभावशाली 3,12,800 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। यानी कि 2022-23 के दौरान भारत का जैविक उत्पादों का जो निर्यात है 3,12,800 मीट्रिक टन पहुंच गया है। जैविक उत्पादों के निर्यात से उत्पन्न राजस्व लगभग 5,525 करोड़ रुपये, यानी कि लगभग 5,500 करोड़ रुपये भारत को प्राप्त हुए हैं जैविक उत्पादों के निर्यात से। ठीक है, भारत के उच्च गुणवत्ता वाले जैविक निर्यात अमेरिका, यूरोपीय संघ, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर, कोरिया, वियतनाम, जापान और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि भारत का जैविक निर्यात तेजी से बढ़कर 2026 ईस्वी तक 2,601 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच जाएगा और 22-23 में कितना पहुंच गया है 5,500 करोड़। ठीक है, 5,525 करोड़ के आसपास। अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। 2026 ईस्वी तक टारगेट है लगभग 2,600 मिलियन अमेरिकी डॉलर करने का। ठीक है, अब आइए सरकारी पहल। अभी हमने बताया था कि 2001 में एनपीओपी और 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र बनाने को लेकर सरकारी प्रयास हमने बताया था। वहां पे बोला था कि आप लोग स्पेस छोड़ देंगे। अब उसमें आप लोग यहां से नोट डाउन करेंगे जो मैं बताऊंगा। भारत सरकार, देखिए सरकार की क्या पहल है उसके बारे में। भारत सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जैविक खेती को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य स्थिरता को बढ़ावा और कृषि के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। इस दिशा में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन 2014-15 से क्रियाशील है। यानी कि 2 पॉइंट आपने पहले लिखा था, उसमें ऐड करिए। सरकार का प्रयास है 2014-15 में, सरकार के प्रयास के तहत 2014-15 में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन की स्थापना की गई। इसका क्या महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो यह जल उपयोग दक्षता बढ़ाने, जैविक पोषक तत्व प्रबंधन को बढ़ावा देने और जलवायु अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाने पर केंद्रित है। ठीक है, यह किसानों को जैविक और टिकाऊ कृषि तकनीक को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, प्रशिक्षण कार्यक्रम और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। इसके अलावा चौथा प्रयास लिखिए, इसके अलावा परंपरागत कृषि विकास योजना की यह अप्रैल 2015 में इसका प्रारंभ किया गया है। परंपरागत कृषि विकास योजना किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करके जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। ठीक है, इसके अंतर्गत जैविक फसलों की खेती के लिए किसानों के समूह बनाए जाते हैं और उन्हें इनपुट, बीज और अन्य आवश्यक संसाधनों के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। ठीक है, तो यही सरकार के 4 महत्वपूर्ण प्रयास हैं जो इस आर्टिकल में चर्चा की गई है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जैविक कृषि से संबंधित क्या महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं। हमने लाभ में 8 पॉइंट को डिस्कस किया, 9 पॉइंट को। अब यहां पर चुनौतियों में भी मैं 6-7 पॉइंट को आपके साथ डिस्कस करूंगा। सकारात्मक रुझानों के बावजूद भारत में जैविक खेती को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जैविक प्रथाओं के बारे में
किसानों के बीच सीमित जागरूकता और शिक्षा, प्रमाणन की उच्च प्रारंभिक लागत और जैविक उत्पादों के लिए एक अच्छी तरह से स्थापित बाजार अवसंरचना की कमी कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो पहला प्रमुख चुनौती आप लोग लिख लीजिए कि किसानों के बीच जैविक कृषि को लेकर जागरूकता का अभाव या किसानों के मध्य शिक्षा का अभाव, जिसके कारण वे जैविक कृषि करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो पहला पॉइंट किसानों के बीच सीमित जागरूकता। दूसरा पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, बाजार अवसंरचना की कमी, यानी कि बाजार अवसंरचना का अभाव। आप कृषि जैविक कृषि से आप खेती उत्पादन कर रहे हैं, जैविक कृषि से आप उत्पादन कर रहे हैं कृषि उत्पादों का, लेकिन मार्केट में ऐसी व्यवस्था नहीं है उपलब्ध जिसके कारण आप खेत से लेकर मार्केट तक उस उत्पाद को पहुंचाने में सक्षम नहीं है। तो अगर बाजार अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगी तो जैविक खेती कौन करेगा। तो दूसरी महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं बाजार अवसंरचना की कमी। ठीक है। तीसरा, प्रमाणन की उच्च प्रारंभिक लागत, यानी कि आप जैविक खेती करेंगे तो उसके लिए जो सर्टिफिकेट लेना पड़ता है जैविक कृषि के लिए, तो उसकी उच्च प्रारंभिक लागत जो है काफ़ी उच्च होती है, जो किसानों के लिए वहनीय मूल्य पर उपलब्ध नहीं हो पाती। तो तीसरी बहुत बड़ी चुनौती है, इस पर भी सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। अगला पॉइंट, 3 पॉइंट हो गए। जैविक खेती की ओर स्थानांतरण की अवधि के दौरान शुरुआत में पैदावार अस्थायी रूप से कम हो सकती है, यानी कि चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है कि जब जैविक खेती की जाती है, कृषि की जाती है, तो प्रारंभिक स्तर पर जो उत्पादन है वह अस्थायी रूप से कम होता है, यानी कि प्रारंभिक दौर में कम उत्पादन होता है, जिससे किसान जो है वह हतोत्साहित हो जाते हैं। ठीक है। और इसके कारण किसानों को वित्तीय चुनौती भी उत्पन्न होती है। स्वाभाविक है कि अगर आप खेती कर रहे हैं, आप जितना इनपुट लगा रहे हैं उसकी तुलना में आउटपुट नहीं मिल पाएगा, लाभ नहीं मिल पाएगा, तो किसान तो हतोत्साही होंगे ही। तो वित्तीय चुनौतियों से समझ उत्पन्न हो जाती है। तो यह एक चौथी महत्वपूर्ण चुनौती है। किसानों को अक्सर प्राकृतिक तरीकों और पारंपरिक कृषि उत्पादों का उपयोग करके कीटों और बीमारियों के प्रबंधन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिससे जैविक तरीकों की प्रभावशीलता के बारे में संदेह पैदा होता है। गुणवत्ता नियंत्रण और प्रमाणन से संबंधित मुद्दों के साथ साथ कड़े मानकों को बनाए रखते हुए परिचालन को बढ़ाने की अनिवार्यता जैविक खेती के परिदृश्य को और अधिक जटिल बना देता है। यह 5वां महत्वपूर्ण चुनौती है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत में जैविक खेती के सतत विकास को सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा, नीति समर्थन, अनुसंधान और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, यानी कि ये सभी अभी उपलब्ध नहीं हैं। जैविक कृषि से संबंधित शिक्षा उपलब्ध नहीं है, पर्याप्त नीति सपोर्ट नहीं है, सरकार के द्वारा वैसा कोई पॉलिसी नहीं लाई गई है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कमी है और बुनियादी ढांचे की विकास की भी कमी है। तो ये सारी चुनौतियां अभी अवेलेबल है, यानी कि 6 महत्वपूर्ण चुनौतियां हमने यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैविक कृषि का सभी संदर्भ यहाँ पर समाप्त हो जाता है। हमने क्या क्या महत्वपूर्ण देखा जैविक कृषि के अंतर्गत, और यहाँ से बीपीएससी में एक अलग से प्रश्न भी फ्रेम हो सकता है। ठीक है। हमने जैविक कृषि के हमने लाभ को देखा, सरकार के प्रयास को देखा, भारत में जैविक कृषि को लेकर क्या संभावनाएं हैं, कितने महत्वपूर्ण क्षेत्रफल पर जैविक कृषि उत्पादन की जाती है, इसका निर्यात का क्या स्तर है, और सरकार के पहल हमने देख ले, चुनौतियां क्या है। इन सभी पहलुओं को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो यह वीडियो बेसिकली यहाँ पर समाप्त होती है। अब कंक्लूड के रूप में इसे देख लिया जाए आगे की राह, यानी कि कंक्लूजन। बढ़ती स्वास्थ्य चेतना और पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। देश की क्षमता का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक जोर देना जरूरी है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जैविक खेती के तहत कम उत्पादकता के मुद्दे को संबोधित करने के लिए खेती की तकनीक पर अनुसंधान और विकास में वृद्धि और जैविक खेती की दक्षता और लाभप्रदता बढ़ाने के लिए ज्ञान के बेहतर प्रसार की आवश्यकता है। यानी कि सबसे पहले जैविक खेती के तहत जो कम उत्पादन की समस्या भी जो हमने चुनौती में डिस्कस किया, उस मुद्दे को दूर करने की आवश्यकता है। सरकार के द्वारा इस दिशा में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान और विकास पर फोकस किया जाना चाहिए। साथ ही जैविक कृषि को लेकर लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। प्रौद्योगिकी का समावेशन, टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा इसमें यूज करना चाहिए ताकि देश में जैविक खेती का भविष्य बेहतर हो सके। सटीक खेती तकनीक, आईटी आधारित निगरानी प्रणाली और डेटा विश्लेषण संसाधन उपयोग को अनुकूलित कर सकते हैं।
किसानों को रियल टाइम जानकारी प्रदान कर सकते हैं और फसल की उपज में भी सुधार कर सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस फसल के स्तर में भी सुधार किया जा सकता है। इसके अलावा नई पीढ़ी के किसानों के लिए जैविक खेती को अधिक कुशल और आकर्षक बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश महत्वपूर्ण है। अनुकूल फसल किस्मों का विकास, नए जैविक कीट नियंत्रण तरीकों की खोज करना और नवीन तकनीक के माध्यम से मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाना जैविक खेती की दीर्घकालिक स्थिरता में योगदान देगा। ठीक है, जैविक खेती के विकास के लिए सरकार की ओर से निरंतर नीतिगत समर्थन आवश्यक है। मौजूदा योजनाओं को सुदृढ़ करना, वित्तीय प्रोत्साहन देना और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करना जैविक प्रथाओं को व्यापक रूप से अपनाने के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करेगा। किसानों, उपभोक्ताओं, गैर सरकारी संगठनों, शोधकर्ताओं, किसान उत्पादक संगठनों और उद्यम सहित हितधारकों के भी सहयोग और नेटवर्किंग को प्रोत्साहन देना होगा ताकि एक पारिस्थितिकी तंत्र का डेवलप हो सके और इन पारिस्थितिकी तंत्र के डेवलप होने से एक चेन विकसित होगा जिसके कारण जैविक कृषि के उत्पादन में वृद्धि होगी। संक्षेप में, चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करके और अवसरों का लाभ उठाकर भारत जैविक खेती और सतत कृषि पद्धतियों के क्षेत्र में वैश्विक अग्रदूत के रूप में उभरने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कुल मिलाकर ओवरऑल अगर देखा जाए तो जैविक कृषि का एक प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद तैयार हो रहा है। आप लोग जैविक कृषि टॉपिक को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें और इसे एक फ्रेश नोट्स के रूप में आप लोग बनाने का प्रयास करें। कई सारे महत्वपूर्ण नए डेटा को मैं यहाँ पर बताया हूँ और चूंकि कुरुक्षेत्र मैगजीन अपने आप में एक महत्वपूर्ण होता है, चूंकि उसमें गवर्नमेंट कई सारे महत्वपूर्ण ऑफिसर्स के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल पब्लिश होता है, तो यह अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। उम्मीद है कि आज का हमारा यह वीडियो बीपीएससी के आगामी मुख्य परीक्षा में मददगार साबित होगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक संख्या में अभ्यर्थी हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।